हेलो, जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सभी श्री को। कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण सर। राधे 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 राधे। बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री और इतने लोग ऐड हैं कि अगर सब लोग जय श्री कृष्णा बोलते तो 108 बार से ज्यादा बचे। कृष्णा। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात है ना। और सभी को फल मिल रहा है उसका। देखो जितने भी ग्रुप में जुड़े होते हैं, तो भैया कलयुग में श्री कृष्णा को पकड़ लो, बहुत इजी प्रसन्न हो जाते हैं बेचारे। मक्खन वक्खन मिश्री से ही प्रसन्न हो जाते हैं, बच्चे की तरह, जैसे बच्चा होता है ना, तो कितना इजी है। और कलयुग में बोला गया है कि नाम ले लो, लेने से ही इंसान तर जाता है, तो नाम खुल के लिया करो, है ना, कंजूसी नहीं होनी चाहिए जय श्री कृष्णा में। ठीक है, तो एक बार जयकारा लगा दो जय श्री कृष्णा का जय बढ़िया श्री वाला। कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण। सर एक बात है सर। हाँ जी। सर। कृष्ण सर। एक मिनट रुकिए बस। हाँ जी, बोलिए कौन बोल रहा था, प्लीज। हैंड रेज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने सभी को वो कर दिया है। अच्छा, सुरजीत कुछ बोलना चाह रहा है। यस सुरजीत। सर सबसे पहले आप सभी का थैंक यू एंड वेलकम। आप इतना प्यार देते हैं, हर वेबिनार में आते हैं और आपको लगता है कि यहाँ कुछ मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म से, तो तभी आप इतने डेडिकेटली हमसे जुड़े हुए हैं। और यकीन मानिएगा, हम हमेशा हमारा प्रयास, हमारी इंटेंशन, हमारे एफर्ट्स हमेशा इसलिए हम ज्यादा करते हैं कि हमें लगता है कि यार आप बड़ी उम्मीदों से आते हैं, और वो कहते हैं ना, उम्मीद दिन पर दिन आपकी बढ़ती जाती है कि जैसे आप सीखते हैं, एक कोर्स किया, 2 किया, 4 किया, 10 किया। अब जिस बच्चे ने 15-20 कोर्स कर लिए, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? मान लीजिए किसी ने 20 कोर्स किए, 21वें कोर्स में उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि जो 20 में सीखा है उससे अच्छा यहाँ 21 में मिलने वाला है। तो हमारे हर कोर्स में कुछ ना कुछ ऐसा हम करते हैं कि आपको अच्छा लगे, और कुछ आपको बाहर से जो आप दुनिया से सीख के आते हैं, यहाँ पर आपको उससे बेटर एजुकेशन मिले। तो इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हैं सक्षम के साथ। हमारा फलित ज्योतिष का नया कोर्स शुरू हो रहा है। अब उसकी रूपरेखा क्या रहेगी, वो सब सक्षम आपको डिस्कस करेगा। यह सक्षम। राधे राधे सभी को। और देखिए, आज का टॉपिक हम चालू करें उसके पहले ये ज़रूरी है कि हमें ये पता चले कि हमारे पास यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, या अगर नहीं भी जानते तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में कि ये सब्जेक्ट है क्या, कैसे ज्योतिष काम करता है, ज्योतिष पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें जानने में, समझने में जिनको इंटरेस्ट हो, हैंड रेज करिए प्लीज, जो भी नए स्टूडेंट्स आज जिन्होंने ज्वाइन किया। ओके, तो हम एक दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, वो ज्योतिष के बारे में क्या समझते हैं वो जानने का प्रयास करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको फलित ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, और एरीज लगन यानी कि मेष लगन का जो फलादेश है वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा ये वाला कोर्स रहेगा ना, इसमें इतना तो पक्का है कि किसी कुंडली के आते ही ना, जो जुग के नेचर क्या है, मतलब आप कुंडली को पढ़ना सीख जाओगे। अभी तो क्या आपने कंटेंट सीखा है, आपने अभी जैसे कोई गाड़ी के बनानी है तो गाड़ी के पार्ट्स अभी हमने आपको सिखा दिए अलग अलग। अब उन पार्ट्स को यूज कैसे करना है, यहाँ से अब शुरुआत होती है आपकी। और आप ब्लेस्ड हो, आप मतलब 2 महीने में, 3 महीने में यहाँ तक आ चुके हो। ये चीज जो हम आपको सिखा रहे हैं, हमें 2 साल लगे थे यहाँ तक पहुंचने। इसलिए जो हमारा 6 साल का जो हमें कंटेंट है ना, हमने कोशिश कर रहे हैं उसको आपको 6-8 महीने में सिखाने की। और नो डाउट आप बच्चे बड़े समझदार हैं, इंटेलिजेंट हो, आप सीख जाएंगे। यस अक्षय जी। तो पूनम प्रियंका जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर मुझे इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ जी। अब यूं कहिए कि गॉड गिफ्टेड मुझे इंटरेस्ट के लिए मिला हुआ है, और जहाँ से भी मुझे मौका मिलता है मैं थोड़ा पढ़ती हूँ, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करती हूँ।
जी मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह से इसमें पूरी तरह से मैं इसका ये ज्ञान अपने आप प्राप्त कर लूँ। तो जी उसके लिए मैं चाहती हूँ कोर्स भी करूँ और तो अभी तक आपने, जैसे आपने बताया कि आप पढ़ते रहते हैं ज्योतिष के बारे में, जी, जी। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ाई करी है, क्या क्या आप जान पाए ज्योतिष के बारे में? जैसे राशियों के बारे में मैं जितनी राशियाँ होती है 12 राशियाँ होती हैं, हम्म, उनके बारे में। अच्छा फिर ये वो लगन चार्ट है जो बनता है उसका थोड़ा-थोड़ा मैं अच्छा देखती रहती हूँ। कुछ अपना देखती हूँ, कुछ औरों का देख-देख कर के मैं कोशिश करती हूँ, खुद से कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अभी तक तो मैंने कोई कोर्स किया नहीं है। बस जहाँ से भी थोड़ी-सी भी नॉलेज मिलती है मैं उसको लेने की कोशिश अच्छा, करती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई विनीता तोमर जी? जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मुझे इंटरेस्ट होता है, जानती मैं कुछ नहीं, लेकिन मैंने कोर्स किए सर से, न्यूरोलॉजी का भी और टैरो का भी कर रही हूँ और ये भी करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ओके, तो ज्योतिष के बस बारे में आप लाइफ कुछ नहीं सर, जानती मैं हैं? कुछ नहीं सर, ओके ठीक है, कोई इशू नहीं। बस लाइफ से चलिए परेशान बहुत हो रही हूँ। जो भी कुछ करना चाहती हूँ वो काम पूरा ही नहीं होता सर, ओके, पता डिस्कस नहीं करेंगे क्यों इसके ऐसा बारे होता में है। और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। देखिए ज्योतिष क्या है, अगर ये समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ में जो भी अच्छे बुरे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके पीछे का कार्मिक रीजन आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको ज्योतिष का इंट्रोडक्शन दूं या ज्योतिष के बारे में कुछ मैं आपको बताऊं, इससे अच्छा ये होगा कि हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं जो हमसे ज्योतिष पढ़ रहे हैं, क्यों ना उनमें से किसी एक स्टूडेंट को ये मौका दिया जाए। क्यों ना उनमें से किसी एक स्टूडेंट को ये मौका दिया जाए कि अब तक जिन्होंने ज्योतिष को समझा है, हमसे जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा है, वो बाकियों को एक्सप्लेन करें कि ज्योतिष है क्या अभी तक की समझ से। तो कौन यहाँ पर ऐसा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो समझाना चाहेगा नए लोगों को कि ज्योतिष क्या है, जो हमसे पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। मैं एक बार सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, उसके बाद अब आप हैंड रेस कर सकते हैं। विनीता जी, जो अभी हमसे ज्योतिष पढ़ रहे हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए है। कौन कौन है हमारे साथ? इंटर एस्ट्रोलॉजी या मैरिज एस्ट्रोलॉजी में जो लोग हैं आप हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है। अग, अग्रवाल जी, ओके, आप हमारे साथ इंटर एस्ट्रोलॉजी में हैं, तो जी आप एक्सप्लेन करिए बाकी स्टूडेंट्स को। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा सर। हाँ जी, जी मैम। सर मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि ज्योतिष से हमें इतनी सारी चीजें पता लग जाती हैं। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है लेकिन उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो जब मैंने ज्योतिष सीखा और हम लोगों ने मैरिज मेकिंग की, वो हम लोगों ने मैच मेकिंग सीखी, तब पता लगा कि उसको तो देखकर कोई भी अगर कोई सही जानकार होता नहीं चाहिए थी मेरी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो इतनी डिटेल में बताई और समझाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, मतलब जिंदगी का कहते हैं ना, रहस्य खुलकर सामने आ जाता है, पता लग जाता है आपको, आपके सारे इवेंट्स आपकी लाइफ में क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे और उसको कैसे फिर हम ठीक कर सकते हैं। इतनी डिटेल जानकारी हमें मिलती है इसमें। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। धीरज जी भी हमारे साथ अभी मैरिज एस्ट्रो में है, तो जी धीरज जी। जी सर। जी सर, मैं मैरिज एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ आपसे। तो जी सर इसमें मैंने जाना है कि शादी
शादी किसी की लेट होती है, उसकी कौन से ऐसे ग्रह योग बनते हैं कि वो शादी नहीं करता। मैंने कई लोग देखा है जिनकी शादियां लेट होती है जी। या हमारे कोई जान पहचान वाले हैं, उनकी शादियां लेट होती है, तो आप जाके कारण मालूम पड़ता है कि भाई सामने वाले की शादी क्यों लेट होगी या लेट हुई है। हाँ जी। तो ये सर मेरे को ज्योतिष में मेरिज में आके मेरे को मालूम पड़ा। और भी कोई जैसे एक अभी 2 दिन पहले उसने पूछा था भाई मांगलिक दोष का, तो मैंने उसको मना कर दिया था, इस देख के बता दिया था कि भाई मांगलिक दोष है तो आप बिना मांगलिक वाले से शादी नहीं कर सकते, ऐसा स्पष्ट बताया। तो ये थोड़ी जी। जानकारी मेरे को हुई। ठीक, बहुत बढ़िया धन्यवाद। जी। चलिए, अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर ज्योतिष जैसे वर्ड से ही समझ में आता है ईश्वर की ज्योति, लाइक आपकी कुंडली, आपकी पूरी पर्सनालिटी। सबसे बड़ी बात सर जो आपसे सीखी है कि दुनिया हमको कैसे देखती है और एक्चुअली हमें है क्या, जो 2 डिफरेंट चार्ट आपने बताए। एंड ज्योतिष मैं ये बोलूँगा सर, ऑकल्ट में किसी को भी अगर अपना एक पैशन हो या प्रोफेशन बनाना है, बिना ज्योतिष सीखे एंटायर ऑकल्ट इज, मैं बोलूँगा आप हाफ हो। इफ यू नो ज्योतिष तो उसके बाद आप चाहे वास्तु कर रहे हो या आप टैरो कर रहे हो, आप कोई भी साइंस कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, ज्योतिष अगर आपको नहीं आती है तो आपका अधूरापन रहेगा ही ऑकल्ट में। तो एंड जिस तरीके से आपने हमें पढ़ाया है सर, मैंने बेसिक किया, बेसिक इंटर किया एंड मैरिज एस्ट्रोलॉजी भी किया है। सो जो चीज़ें समझ में आई हैं कि क्या बेसिक चीज़ें भी अगर हमको दिख गई कुंडली में किसी मेल की या फीमेल की, तो मैरिज में डिले क्यों हो रहा है या मैरिज क्यों नहीं हो पा रही है, मैरिज लाइफ में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, ये बड़ा इजीली हम समझ लेते हैं। एंड सेकेंडली, इस दुनिया में हम क्यों आए, जी, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर अजय जी ने जो लास्ट में बात कही वो ज्योतिष पढ़ने का मेन रीजन है। ज्योतिष आपको ये जानकारी देती है कि आपका इस लाइफ में पर्पस क्या है और इस लाइफ में आप किन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आए हैं। इस लाइफ के बाद जो आपकी अगली लाइफ होगी वो किस तरह से डायरेक्शन लेगी, वो भी आपके पास इसी लाइफ में वो पावर आपको दी जाती है कि आप अपनी अगली लाइफ डिजाइन कर लें अपने आप। ये जो आपकी जिंदगी डिजाइन हुई है ये आपके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हुई है। पिछले जन्मों में कुछ कर्म ऐसे थे जिन्हें आपने पूरा किया, कुछ कर्म ऐसे थे जिनको आपको पूरा करना है इस लाइफ में और इसलिए आपका जन्म हुआ है। अब वो कौन से कर्म है, वो कर्म कब फलीभूत होंगे, वो आपको जिंदगी में सुख देंगे, दुख देंगे, आशा देंगे, निराशा देंगे, सक्सेस देंगे, फेलियर देंगे, इन सब इवेंट्स को जानने की जो विद्या है वो ज्योतिष है। और हम क्यों इन सब कर्मों को जानना चाह रहे हैं, क्यों जानना चाह रहे हैं? ताकि हम उन कर्मों को पूरा करें और मोक्ष मार्गी बने। ज्योतिष विद्या इसीलिए ऋषियों ने इसका आविष्कार किया कि हम ये पता लगा सकें कि किसी की जिंदगी में कौन से कर्मास पेंडिंग है, उन कर्मास का रिजल्ट क्या होगा इस लाइफ में और किस तरह से जो दुख हैं उनको कम करके जो कर्मा आपको दुख दे रहे हैं उनको उपायों के द्वारा कम करके आप एक अच्छी जिंदगी जी सके और अंत में मोक्ष मार्गी बने। क्योंकि हमारे शास्त्रों का जो विजन है, जो हर शास्त्र आपको जिस राह पे लेके जाता है वो है मोक्ष, और ज्योतिष का भी वो ही विजन है। ज्योतिष भी आपको ये बताता है कि आपकी जिंदगी में कौन से अच्छे बुरे पीरियड आएंगे, उन
बुरे पीरियड्स में आपको क्या करना है ताकि आपकी जिंदगी जीने लायक बने, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी जीने लायक नहीं है तो आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आ सकते, आप संसार के ही कामों में फंसे रहोगे। जैसे किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, अब हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आएंगे? आप हमेशा अपनी स्वास्थ्य से परेशान रहेंगे। जैसे आज मुझे सर्दी हुई, तो आज सुबह से जो मेरा डेली रूटीन है मैं नहीं फॉलो कर पाया। तो ऐसा आप सोचिए, किसी को अगर क्रॉनिक डिजीज लगी हुई, हमेशा वो बीमार ही रहता है व्यक्ति, तो वो मोक्ष मार्गी कैसे बनेगा? वो संसार के बंधनों में ही फंसा रह जाएगा। मोक्ष की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो जा ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि पूर्व जन्मों के कौन से कर्म इस जन्म में आपको रिजल्ट्स देंगे, और फिर उन कर्मों को रेक्टिफाई करना है, या जो पेंडिंग कर्मास हैं वो पूरे करने हैं, ताकि आपकी जिंदगी जीने लायक बने। और जब आपकी जिंदगी जीने लायक बनेगी तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी में आ जाएगा। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आएगा तो आप ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जो आपको मोक्ष मार्गी बने। हो सकता है इस जीवन में आपको मोक्ष ना मिले, अगले जीवन में मिल जाए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ज्योतिष विद्या क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, और इसको पढ़ के आप असलियत में जान क्या रहे हैं। जैसे आपको ये लगता होगा कि ज्योतिष एक प्रिडिक्टिव साइंस है, प्रिडिक्शन आता है, यहां से आता है, किसी के साथ क्या होने वाला है ये पता चल जाता है। लेकिन सोचिए, क्या यही ऑब्जेक्टिव होगा ऋषियों का ज्योतिष विद्या को आविष्कार करने के लिए, कि वो किसी को ये बता पाए कि हाँ, आपकी जो वाइफ है वो टीचर है, वो इस कॉलेज में काम करती है, उसका नाम आर से चालू होता है? क्या यही कारण होगा? या किसी को ये बता दिया जाए कि आज से 7 दिन में तुम्हारा एक्सीडेंट होगा? क्या यही कारण होगा ज्योतिष को आविष्कार करने का? नहीं, ये तो बाय प्रोडक्ट है। ज्योतिष को आविष्कार इसलिए किया गया था, ज्योतिष का आविष्कार इसलिए किया गया था ताकि इंसान के कर्मों को समझा जाए और उन कर्मों के बेसिस पर उसको एक सही राह दी जाए। और जब इस विद्या का आविष्कार हुआ लोगों के कर्मों को समझने के लिए, तो उसका बाय प्रोडक्ट प्रिडिक्शन आ गया। जिन ऋषियों ने ज्योतिष को निकाला वो सांसारिक मोह माया से बिल्कुल अलग है। उन प्रिडिक्ट करके वो अपनी अथॉरिटी ऊपर नहीं दिखाना चाहते, वो तो संस्कार से कटे हुए हैं बिल्कुल। उनका कारण ये था कि हम हर एक व्यक्ति को मोक्ष मार्गी बनाए ताकि वो भगवान की शरण में रहे। जैसे आपको अभी इस लोक के बारे में पता है, ये धरती लोक है, इसे मृत्यु लोक बोलते हैं, इसे पृथ्वी लोक बोलते हैं। ऐसे ही 7 लोक और हैं। फिर उसके बाद देवी लोक, गौलोक जिसे वैकुंठ बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय। इन सब लोकों में आपको शरण कैसे मिलेगी? जब आप मोक्ष मार्गी कर्म करेंगे तब। और यही हमारे ऋषियों का ऑब्जेक्टिव था, ज्योतिष को हर इंसान तक पहुंचाने के पीछे, ताकि आप अच्छे कर्म कर सकें। अब अच्छे कर्म आप करेंगे या किन कर्मों का रिजल्ट आपको मिलेगा, ये पता करना सबसे पहले जरूरी है। और ये पता हम कैसे करेंगे? अलग अलग प्लैनेट की आपके हॉरोस्कोप में प्लेसमेंट से ये चीज पता चलती है। किसी का अगर
मिथुन लगन है और सूर्य 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये कौन से कर्मों का रिजल्ट आपको देगा? चंद्रमा किसी का पहले भाव में बैठा हुआ है, तो ये कौन से कर्मों का रिजल्ट आपको देगा, और ये रिजल्ट्स कब फलीभूत होंगे? तो आपका लगन, उसमें स्थित राशियां और ग्रह आपको ये बताते हैं कि आपकी जिंदगी में कब क्या कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जिंदगी में क्या क्या इवेंट्स होंगे, आपकी लाइफ कैसी जाएगी। उसके बाद फिर हम आपको ये बता पाएंगे कि आपको कौन से कर्म सुधारने, कौन से उपाय करने, ताकि आपका जीवन जीने लायक बने और अंत में आप ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करें जिससे आप मोक्ष मार्गी बनेंगे। ये ज्योतिष का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे कर्मों को समझना बहुत जरूरी है। हमने एक वेबिनार में ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि प्रारब्ध क्या होता है, संचित कर्म क्या होते हैं, और किस तरह से प्रारब्ध संचित कर्म आपको इस लाइफ में रिजल्ट देते हैं। फलित को समझने से पहले, क्योंकि आज का टॉपिक है फलित ज्योतिष, तो फलित ज्योतिष में हम जो चीजें करेंगे उसको समझने से पहले भी कर्मों का बेस समझना जरूरी है, कर्मों की थ्योरी समझनी जरूरी है, ईश्वर का क्या रोल होता है वो समझना जरूरी है। तो ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को मेरी स्क्रीन यहाँ पे दिख रही होगी। चलिए, कर्मा थ्योरी, आपके कर्म किस तरह से फलीभूत होते हैं इस जिंदगी में या आने वाली जिंदगी में किस तरह से फलीभूत होंगे, उसको समझने के लिए आपको कर्म थ्योरी को समझना पड़ेगा। 3 तरह के कर्म होते हैं। पहला होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध। तो पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं और फिर हम क्रियमान कर्म, जो तीसरे टाइप का कर्म है, उसे हम डिस्कस करेंगे। संचित कर्म क्या होते हैं? ये आपके कर्मों का एक तरह से अकाउंट है। जैसे आप लोगों का बैंक में अकाउंट होता है जहां पे आप पैसे रखते हैं, वैसे ही आपके कर्मों का भी एक अकाउंट होता है, जैसे हम बोलते हैं संचित कर्म। अब जैसे आपका बैंक में अकाउंट होता है और उस बैंक अकाउंट में से आप जब भी चाहे आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं और उस पैसे का आप यूज कर सकते हैं, ऐसे ही संचित कर्मों में से कुछ कर्म इस जिंदगी में आपको रिजल्ट्स देंगे, उसे बोला जाता है प्रारब्ध। जैसे कि मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, इसमें 1 लाख रुपए है। इस जिंदगी में इस 1 लाख रुपए में से आपको 20,000 रुपए दे दिए गए। अब वो 20,000 रुपए आपकी करंट लाइफ को डिसाइड करेंगे। समझ में आया आपको संचित कर्म और प्रारब्ध में क्या अंतर है? संचित कर्म आपके ओवरऑल कर्म है। आपने मान लीजिए 100 बार जन्म लिया, 100 बार जन्म लेने में जो भी कर्म आपने करे वो आपका संचित कर्म है। फिर हेलो जी, फिर
प्रारब्ध मतलब उन संचित कर्मों में से इस जिंदगी में आपको कौन से कर्म रिजल्ट देंगे, कौन से कर्म इस जिंदगी को डिसाइड करेंगे कि आपकी जिंदगी अच्छी होगी, बुरी होगी, कैसी भी होगी, वो है प्रारब्ध। इसमें किसी को डाउट हो तो हैंड रेज करिए। श्रवी जी। श्रवी जी। अदिति जी। अदिति जी। हेलो सर। हेलो। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो संचित कर्मा है वो हमारे इस लाइफ का कर्मा होता है? नहीं, आपने अभी तक जितनी बार भी पृथ्वी पे जन्म लिया है उन सब लाइव्स का कंबाइंड कार्मिक अकाउंट है वो। ओके थैंक और यू सर। उस अकाउंट में से इस जिंदगी में आपको कौन कौन से रिजल्ट मिलेंगे वो है आपका प्रारब्ध। ओके ओके जी। सिंधु जी। हेलो हेलो। हेलो हेलो। जी जी। या सर, ये जो प्रारब्ध कर्मा होता है इसके लिए क्या हम खुद चूज करते हैं या हमें, मतलब हमारी सोल खुद चूज करती है इनको, या हमें ये कर्मा दिए जाते हैं? क्या जी, इनका इस प्रारब्ध को जिस प्लैनेट का सबसे ज्यादा रोल है वो है जुपिटर। ओके बृहस्पति डिसाइड करता है कि इस जिंदगी में आप कौन से कर्म करेंगे और कौन से कर्म पास्ट लाइफ के आपको इस जिंदगी में अच्छे या बुरे रिजल्ट देंगे। ये भृगुनंदी नाड़ी में बताया गया। ओके तो हमारी सोल का इससे कुछ लेना देना नहीं? जो हमें ये कई बार पढ़ने में आता है कि हमारी सोल जो है वो चूज करती है कि हमें पिछली लाइफ के जो हमारे अनफुलफिल्ड लेसन्स हैं वो हमें जो है इस लाइफ में उनको कंप्लीट करना है। देखिए, आपकी सोल चूज नहीं कर सकती, या तो बृहस्पति चूज करते हैं या फिर भगवान। ओके ओके, ये मैं आपको अभी और एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक देखिए क्या होता है, थैंक यू। एक हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए किसी का जैसे यहाँ पे किसने अभी क्वेश्चन किसने पूछा था? सर मैंने। हाँ जी मैम, नाम आपका? सिंधु। ओके चलिए, सिंधु जी हैं यहाँ पे। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि संचित कर्मा प्रारब्ध किस तरह से फलीभूत होता है। अब सिंधु जी ने मान लीजिए इस धरती पे 20 बार जन्म लिया और उसमें इन्होंने अलग अलग कर्मा किए। जैसे मान लीजिए इन्होंने एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कराया गरीबों के लिए जहां पे उनका फ्री में इलाज हो। उसके बाद फिर किसी लाइफ में इन्होंने बहुत ज्यादा नॉनवेज खाया, एक कोई लाइफ इनकी ऐसी हुई जिसमें इन्होंने अपने फादर की बहुत सेवा करी। ओके, एक लाइफ में इन्होंने अपने फादर की सेवा करी। फिर एक जिंदगी इनकी ऐसी हुई जिसमें इन्होंने अपने ब्रदर के साथ कोई धोखा किया।
फिर एक जिंदगी इनकी ऐसी हुई जिसमें इन्होंने धर्म को बिल्कुल नहीं माना या धर्म का मजाक उड़ाया। फिर एक लाइफ इनकी ऐसी हुई जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा किसी जानवर को टॉर्चर किया। फिर एक लाइफ में इन्होंने गरीबों की बहुत मदद की, इसे चैरिटी बोलते हैं। तो ये जो कर्मा इन्होंने किए हैं अलग अलग जिंदगी में, ये इनके संचित कर्मा में सारे कर्म रिकॉर्ड हो रहे हैं, इनका अकाउंट क्रिएट हो रहा है। अब मान लीजिए इनका जन्म होने वाला है जनवरी 2023 में, और इस जन्म में इनको 3 से 4 इन कर्मों का रिजल्ट भोगना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि इस जन्म में इनको नॉनवेज खाने का रिजल्ट मिलेगा, उसके साथ साथ ब्रदर को चीट करने का रिजल्ट मिलेगा, एनिमल टॉर्चर का रिजल्ट मिलेगा और नास्तिक का रिजल्ट मिलेगा। ये जो 4 कर्म इनकी जिंदगी डिसाइड करेंगे, इसे बोला जाएगा प्रारब्ध। अब ये कैसे डिसाइड होगा? देखिए, नॉनवेज खाना शास्त्रों में इसकी मनाही है, तो नॉनवेज खाने का जो रिजल्ट है वो खराब होगा। तो इनके हॉरोस्कोप में मर्क्यूरी की पोजीशन खराब हो जाएगी। मर्क्यूरी इनको इस जिंदगी में तकलीफ देगा। फिर इन्होंने अपने ब्रदर को चीट किया, उसका भी रिजल्ट इन्हें जिंदगी में मिलेगा, ये भी खराब कर्म है। तो इनकी लाइफ में मार्स की पोजीशन जो है, इनके हॉरोस्कोप में मार्स की जो पोजीशन है वो खराब हो जाएगी। इनका जन्म उस दिन उस समय होगा जिस समय मर्क्यूरी और मार्स खराब हो। फिर ये नास्तिक थी, इसका भी रिजल्ट इन्हें मिलेगा। तो इनका जो 9th लॉर्ड होगा, 9th हाउस का लॉर्ड, वो हो जाएगा पावरलेस। 9th हाउस का लॉर्ड जब पावरलेस होता है तो आपका भाग्य आपका साथ कभी नहीं देगा, हमेशा आपके काम रुकते हुए जाएंगे, लक आपका साथ कभी नहीं देगा। फिर है एनिमल टॉर्चर, ये भी खराब कर्म है। तो अब यहां क्या होगा? अगेन यहां पे मर्क्यूरी का रोल आ गया। तो अब मर्क्यूरी खराब भी होगा और मर्क्यूरी की दशा भी आ जाएगी, ताकि इनको मर्क्यूरी के प्रॉपर खराब रिजल्ट मिले। अब मान लेते हैं कि इनको ये हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करवाने का जो फल है वो भी इसी लाइफ में मिलेगा, ये फल भी इनको इसी लाइफ में मिलेगा। अब ये अच्छा कर्म है। तो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट आप करवा रहे हैं तो यहां पे इन्वॉल्व होंगे मून और मार्स। तो मून इनको शुभ रिजल्ट देगा, मून से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और मार्स से भी वो रिजल्ट्स जो बहुत खराब हो सकते थे अब इतने खराब नहीं होंगे। हो सकता है मार्स एक ऐसे लगन में हो जो मार्स का शत्रु है, लेकिन पोजीशन मार्स की अच्छी हो। तो इस तरह से इनकी पूरी जो लाइफ है वो डिसाइड होगी
प्रारब्ध के बेस पे। अब फादर की सेवा और चैरिटी करने का जो प्रारब्ध है वो इस जिंदगी में नहीं मिल रहा है, हो सकता है दूसरी जिंदगी, इसके बाद वाली जिंदगी में। संचित कर्मों में से कुछ कर्म आपकी ये जिंदगी डिसाइड करे, बाकी के कर्म आगे की। अब जो तीसरा कर्म होता है वो होता है क्रियमान, क्रियमान कर्मा। ये क्या होता है? अभी जो कर्म आप कर रहे हो, ये तो आपका कार्मिक अकाउंट हो गया, ये वो कर्म हो गए जो ये लाइफ डिसाइड करेंगे। और इस जिंदगी में जो आप कर्म कर रहे हो, जो इस जिंदगी के कष्टों को कम कर सकता है और आपके आने वाले जन्मों में आपको मोक्ष मार्गी बना सकता है, उसे बोलते हैं क्रियमान कर्म। और इसी क्रियमान कर्म में आपकी रेमेडीज आ जाती है। Actually, that means Kriyaman Kam also becomes a part of your Sanchit Karma. Yes, जो भी कर्म आप करोगे वो जाएगा तो संचित कर्म में, संचित में, right sir. बट क्रियमान कर्म क्योंकि आप अभी कर रहे हो रेमेडीज के फॉर्म में, तो इसका रिजल्ट आपको इस लाइफ में भी मिल सकता है, अगली लाइफ में भी मिल सकता है। अब ये पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसमें अगर आप इंटरफेरेंस कराना चाहते हो, जैसे कि मान लो मर्क्यूरी से आप बहुत परेशान हो और आप चाहते हो कि ये जो आपने पुराने लाइफ में खराब कर्म करें उसका आपको कम रिजल्ट मिले या वो कर्म पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाए, उस चीज को अचीव करने के लिए आप यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान का रोल तब आता है। भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस सेट है इसमें आप इंटरफेयर करिए, क्योंकि सिर्फ वो ही इंटरफेयर कर सकते हैं, वो ही आपको इन कर्मों का रिजल्ट, आपकी जिंदगी जो खराब हो रही है उससे आपको सेव कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है ये भगवान ने बनाया है, प्लैनेट्स को भी भगवान ने बनाया है। तो इस प्रोसेस में अगर इंटरफेरेंस चाहिए तो आपको भगवान को वहां इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो क्रियामान वाला है जिसमें हम रेमेडीज भी करते हैं, उसके हमें इस जन्म में भी रिजल्ट मिलते हैं। जी, रेमेडीज आप किसकी कर रहे हो? जो अगर हमें कोई, जैसे अगर हम कहें कि कोई भी इनमें से नास्तिक है, रेमेडीज मीन्स पूजा, अनुष्ठान, व्रत, जप, दान, ये सब चीजें भगवान और प्लैनेट। जैसे यहाँ पे मर्क्यूरी खराब है तो मर्क्यूरी का दान होगा प्लैनेट्स के लिए। गणपति जी की पूजा होगी इंटरफेरेंस के लिए कि मर्क्यूरी के रिजल्ट्स कम मिले, इंटरफेयर हो। तो इस तरह से आपकी जिंदगी चलती है। और फिर यहाँ पे क्रियमान कर्म में कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो आपको इस लाइफ के बाद सीधा भगवान के किसी न किसी लोक में, सीधा भगवान के किसी न किसी लोक में आपको जगह मिल जाए। जैसे अगर आप भगवान कृष्ण के उपासना करते हैं, भक्ति भाव है, आपने बहुत अनुष्ठान करे, तो आपको गौलोक या वैकुंठ में निवास मिलेगा। अब ये सारे लोग जो हैं ये एक के ऊपर है, मतलब आप सोलर सिस्टम देखते हैं, जैसे वेदों में बताया, वे सोलर सिस्टम है, उसके ऊपर पितरलोक, उसके ऊपर स्वर्ग लोक, फिर उसके ऊपर जो है वो शिवलोक, शिवलोक के वैकुंठ। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम डिजाइन किया हुआ। साइंस अभी तक सिर्फ सोलर सिस्टम तक पहुंच पाया, उसके आगे नहीं पहुंच पाया।
वेदों में 7 लोकों का जिक्र मिलता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो इस पार्ट पे है। और आज का ही नहीं, पूरा का पूरा जो ज्योतिष है वो प्रारब्ध को समझने के लिए है, प्रारब्ध को समझा जाए। फलित जो हमारा टॉपिक है वो आपको क्या बताता है कि सूर्य मान लीजिए कर्क राशि में छठे भाव में बैठा है, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। वही सूर्य अगर तुला राशि में छठे भाव का बैठा है तो उसका क्या रिजल्ट होगा। दोनों रिजल्ट अलग अलग अकॉर्डिंग टू योर कर्म। जिसका तुला राशि में सप्तम भाव में बैठा है उसने कुछ और कर्म किए थे तो उसको वो पोजीशन मिली है। जिसका मेष राशि में छठे भाव में बैठा है उसने कोई दूसरे कर्म किए थे जिसकी वजह से उसको ये प्लेसमेंट मिली है। अब वहां से उसकी जिंदगी में क्या क्या होगा उस चीज को आप पता लगा सकते हो और उसे बोलते हैं फलित। फलादेश करना, फलित का मतलब फलादेश करना। तो ऐसे ही 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं जो हमें प्रारब्ध बताते हैं और उन्हीं को पढ़ना, उन्हीं का फलादेश करना फलित है। जो हमारा टॉपिक है आज का और जो हमारा पूरा कोर्स है। अब अगर ये समझना है, सबसे पहले तो इसमें किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्रावी जी, हेलो। सोमेश चौरसिया जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, संचित कर्म ने आपने कहा था ऑल आवर कर्म, राइट? तो वो इंसान ही रहेंगे हम लोग या अदरवाइज अदर कैटेगरी? नहीं, जो आपने इंसान की योनि में कर्म किए होते हैं वो संचित कर्मा में जाते हैं, क्योंकि बाकी योनियां जो हैं वो भोग की योनि है। मतलब वो कर्मों का रिजल्ट भोगने वाली योनि है। एक जानवर कर्म नहीं कर सकता, कर्म सिर्फ इंसान कर सकता। अच्छा, तो अभी हम इस जन्म में इंसान, अगले जन्म में भी इंसान या फिर अदर कुछ रहेंगे? जी मैम, कोई भी योनि मिल सकती है। फिर अगर इंसान की ही योनि चाहिए तो उसके कुछ उपाय जी। और सबसे सिंपल उपाय ये है कि आप भगवान विष्णु की आराधना करें तो आपको योनि इंसान की मिलेगी। जी जी जी, ठीक है। निकिता जी, धन्यवाद, थैंक यू। राधे राधे सर। जी राधे राधे। सर मेरा बड़ा वो क्वेश्चन है, आई एम रियली वेरी कंफ्यूज्ड। सो सर, जैसे बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज होते हैं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, जहाँ पे नॉनवेज कंपलसरी होता है, लाइक वो खाते ही खाते हैं, इट्स लाइक हमेशा से फैमिली वाइज ही खा रहे हैं, एंड देन नेक्स्ट बर्थ में दे गेट बर्थ इन हिंदू धर्म। तो अब उनका वो प्रारब्ध क्या था कि अगर वो किसी कम्युनिटी में थे, वहां पे नॉनवेज खाया, वो तो उनकी गलती कैसे कहलाएगी और फिर उनको इस बर्थ में उसका असर क्यों मिलेगा सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा कि नॉनवेज खाना भी एक तरीके से कार्मिक रिजल्ट ही है, पास्ट लाइफ से आ रहा है, या आप उस परिवार में पैदा हुए हैं या आपका इंटरेस्ट वहां पर है। दूसरा, जो महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें या बहुत सारे पुराणों में इसका वर्णन आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म को समझने के बाद फिर छोड़ देते हैं। अच्छा। जैसे अगर आप धार्मिक कार्यों में आप
आ गए हैं, उसके बाद आपने छोड़ दिया, और फिर मोहवश अगर आप खाते हैं तो वो फिर काउंट होगा इन अ नेगेटिव कर्म। ओके, अननोइंगली जो खा रहे थे फैमिली वाइज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और फिर जब धर्म को जानने के बाद छोड़ देते हैं, देन इट्स नॉट बी इट इज अ काउंटेबल। डिफरेंट थिंग, लेकिन उसके बाद फिर अगर आप चालू कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे, आप या तो मत छोड़िए, आप खाते रहिए, कोई इशू नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर पाएंगे धार्मिक कार्यों में, बट ठीक है, कोई उसका इतना ज्यादा दोष नहीं है। लेकिन अगर आप छोड़ के फिर वापस चालू कर रहे हैं तो फिर वहां पे कॉन्शियसनेस आ गई आपकी, जान पूछ के आपने की, वो चीज गलत। थैंक यू सर, वेरी क्लियर। वन मोर क्वेश्चन, वेरी स्मॉल सर, सॉरी सर, जैसे जीव हत्या भी पाप है, बहुत बड़ा ही पाप है जीव हत्या, तो अब बहुत पंडित जो होते हैं उनको मजबूरन बहुत जगह मतलब उनके वहां पे मंदिरों में माना जाता है जीव हत्या, कभी गाय बकरी की बलि दी जाती है, गाय की तो चलिए हिंदू धर्म में हमारे अलाउ ही नहीं है, तो फिर ये जीव हत्या उनको कैसे काउंट मतलब वो नहीं, करती है? देखिए, यह बलि का जो कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सा मैनिपुलेटेड है। आप भी जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी चीजें, ऑथेंटिक चीजों को निकाल के वहां पे ऐड किया गया। तो बलि का मतलब होता है पूजा, बलि का मतलब सैक्रिफाइस होता ही नहीं। ओके, बलि का जो एग्जैक्ट मीनिंग है, जैसे नारायण बलि पूजा होती है पितरों के लिए, तो वहां पे कोई सैक्रिफाइस हो रहेगा? नहीं। बलि का मीनिंग है पूजा। और एक जो गलत इंटरप्रिटेशन हिंदी में किया गया है संस्कृत के शब्दों का, उसमें ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बलि जो संस्कृत में जिस फॉर्म में यूज किया जाता है वो है कि भगवान के लिए सैक्रिफाइस। और वो सैक्रिफाइस कौन करता है? आप करते हो। हाँ, अगर जब मुझे आप भगवान से उपवास कुछ रखते चाहना हो, है। ओके, उपवास रख के भगवान की पूजा करना, या जो ब्राह्मण है वो पूरी तरीके से भगवान की सेवा में अपना पूरा जिंदगी लगा देते हैं, दैट इज बलि। बलि का मतलब जानवर वो काटना नहीं होता, ऐसा कहाँ लिखा है? वो बलि का मीनिंग है ही नहीं। ओके, सैक्रिफाइस जो बलि में बोला गया है संस्कृत में, वो है कि आप अपनी डेली, जैसे आप पूजा में पैसे चढ़ाते हैं, वो पैसा आपने कमाया और भगवान के लिए आपने समर्पित कर दिया, दैट इज अ सैक्रिफाइस। जिन्हें संस्कृत नहीं आती, अगर वो हिंदी ट्रांसलेटेड ग्रंथ पढ़ते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये डिफरेंस है। जी सर, वो अर्थ का अनर्थ मैंने दुर्गा सप्तशती जो मैं पढ़ती हूँ उसमें वो अर्थ का अनर्थ मैंने पढ़ा हुआ है जो आप अभी कह रहे हैं, क्योंकि वो हिंदी में है और उसमें ये लिखा हुआ है कुछ लाइनों के बाद में कहीं तो भी कि जो लोग बलि देते हैं वो पंडित अलग होते हैं और उससे रिलेटेड वो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे करके ये चीज लिखी हुई। नहीं, देखिए, आपने गलत, उन्होंने गलत नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है जो लोग बलि देते हैं। बलि का मतलब आप गलत समझ रहे हो। जो पंडित बलि देते हैं मतलब जो बहुत हाई लेवल की पूजा करते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण हैं, सन्यासी जो गृहस्थ जीवन में नहीं जाते, सन्यास ले लेते हैं, उनके बारे में बताया गया है। बलि का मतलब एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होता। महाभारत पढ़िए, उसमें नॉनवेज खाने के क्या क्या दोष हैं सब डिटेल में दिए हुए हैं। और शायद पद्म पुराण में या नारद पुराण में, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, दोनों में से किसी एक में ये बताया गया है कि सृष्टि की जो रचना हुई थी उसमें मनुष्य के साथ साथ बाकी जितने भी जीव जंतु हैं उनको ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए उत्पन्न किया। ओके, तो उन पे आपका अधिकार नहीं है। जैसे आप भगवान के द्वारा यहाँ आए, वो भी उसी तरह से आए। जी सर, थैंक यू सर। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं कभी और पूछ लूंगी। हाँ जी, एंड रही महाभारत या कुछ भी पढ़ने की बात, तो आप गीता बहुत दिनों से मेरे पास थी और मैंने कभी पढ़ी नहीं। अभी अचानक से एक दिन नागेश सर ने मुझे बोला कि तुम कृष्ण भक्ति शुरू करो, टैरो कार्ड में उन्होंने मुझसे कहा था,
और आज से ही पता नहीं क्यों मेरा मन किया एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बहुत विल बी बढ़िया। माय आज फर्स्ट होली बुक आई थिंक, जो या महाभारत। अमंता सिस्टम से कैलकुलेट करें तो आज मार्गशीर्ष का फर्स्ट दिन है, प्रतिपदा। बहुत अच्छे दिन से आपने चालू किया। थैंक यू सर, थैंक यू नागेश सर। चलिए, और कोई किसी का क्वेश्चन? एक दो क्वेश्चन हम और लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पूजा जी। यस, नमस्ते सर। नमस्ते। एक क्वेश्चन था, सोल वूम में कब आती है? सोल वूम में कब आती है? यस, तो इज एस्ट्रोलॉजी ओनली बेस्ड ऑन टाइम ऑफ बर्थ और द सोल का बर्थ? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में एक पूरा कैलकुलेशन होता है गर्भपात का। 3 महीने से लेकर 8 महीने का जो समय है, उसमें एक एक महीना एक एक प्लैनेट का गवर्न होता है। और ये चीज हमने लाइव देखी है कि अगर किसी का बार बार गर्भपात हो रहा है और जिस महीने में हुआ है, उस पर्टिकुलर प्लैनेट जो उस महीने को गवर्न कर रहा था, उसकी रेमेडी अगर आप कराएंगे तो वो रुक जाता है प्रोसेस। तो 3 महीने से लेके 8 महीने तक हर प्लैनेट अपना अलग अलग रोल प्ले करता है। सो सर, जो आप लोग जो जितने आप एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशंस करते हैं, आप लोग हमेशा टाइम ऑफ बर्थ आस्क करते हैं, राइट? डू यू ऑल ओनली बेस योर प्रेडिक्शंस ऑन दैट, या आप सोल का भी देखते हैं उसके अंदर? देखिए, अगर जन्म हो गया है देन टाइम ऑफ बर्थ विल डोमिनेट ओवर ऑल अदर थिंग्स। लेकिन अगर किसी का जन्म ही नहीं हो रहा है, जन्म हो ही नहीं पा रहा है, बार बार गर्भपात हो रहा है, तो फिर मदर का हॉरोस्कोप देखा जाता है और उसमें उस पर्टिकुलर महीना कौन सा प्लैनेट गवर्न करता है वो फिक्स्ड है कि कौन सा प्लैनेट कौन कौन से महीने गवर्न करे, उसकी रेमेडीज प्रोवाइड की जाती है। जी जी, राइट सर, थैंक यू सर। इवन तक कि प्रेगनेंसी के हर महीने को कोई देवता भी रूल करता है प्राण के साथ साथ, ठीक है, तो उसकी भी रेमेडी कराई जाती है, ठीक है। और दूसरा है कि वो सारी चीजें हैं इसके लिए, है ना। लेकिन फिर भी जैसे आपने पूछा ना कि सोल डिजायर अगर पता करनी है तो यस, कोई बात नहीं, बर्थ टाइम वही लेते हैं। उससे एक जो कुंडली बनती है तो उससे आपकी सोल की क्या डिजायर है वो सूर्य को लगन बनाकर हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मन की चाह क्या है, मेंटल डिजायर क्या है, ये मूल लगन बना के आपकी इंटरप्रेट किया जा सकता है। और आपके शरीर की क्या डिजायर है, शरीर पे क्या मैनिफेस्टेशन होगा इस जर्नी में, जो कि हम स्टडी करते हैं वो लगन। तो नो डाउट आप जन्म कुंडली से भी आप बहुत सारी चीजें डिकोड कर सकते हो। आपकी सोल डिजायर, आपकी मेंटल डिजायर, आपकी फिजिकल डिजायर क्या है, ठीक है, कहां पर कौन सी घटना घटेगी, आपका जन्म किस लिए हुआ है, बर्थ, बहुत सारी चीजें हैं। ये ज्योतिष बहुत वास्ट है। यस सर। चलिए, तो अब फलित में कैसे पढ़ना है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे एक एक्सेल शीट है। ये एक्सेल शीट कोर्स में आपके साथ लाइव क्रिएट की जाएगी और हर लगन की, जैसे यहाँ पे एरीज लगन है क्योंकि हम आज से जो स्टडी करेंगे वो एरीज लगन की करेंगे। ऐसे ही फिर टॉरस, यहाँ पे सारी शीट्स आ जाएंगी, टॉरस, जेमिनाई, कर्क, सिम, सारे लगन यहाँ पे आ जाएंगे। और जिस भी लगन का हॉरोस्कोप आपके पास आ रहा है, आपको वो शीट ओपन करनी है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाउसेस हैं, 1 से लेके 12 हाउसेस तक हैं। इनको कलर कोड किया गया है समझने के लिए कि किसका क्या रिजल्ट होगा, वो बाद में हम देखेंगे। और फिर यहाँ पे सारे प्लैनेट्स हैं, सन से लेके केतु तक, तो भाव और प्लैनेट्स। फिर थोड़ा सा राशि के बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। जैसे ये एरीज लगन है, रूलिंग प्लैनेट इज मार्स, एक्सॉल्टेड प्लैनेट इज सन एंड डेबिलिटेटेड प्लैनेट इज सैटर्न। ये आप बेसिक पता होना चाहिए। इस एक्सेल शीट के भरोसे आपको नहीं रहना। इस एक्सेल शीट से आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, इंपॉर्टेंट है। एक्सेल शीट से आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। सीखेंगे आप तब जब आप
अपने नोट्स फलित में क्रिएट करेंगे। ये तो सिर्फ आपको रेडी रेफरेंस के लिए कोर्स के बाद 12 लग्नों की एक्सेल शीट दे दी जाएगी कि आपको क्विकली कुछ देखना है, किसी क्लाइंट का या आपके किसी रिलेटिव का आप स्टडी कर रहे हो, टॉरस लगन आया, टॉरस लगन की एक्सेल शीट निकाली, मार्स अगर 3rd हाउस में बैठा है उसका फलादेश देखा, बाकी सारे प्लैनेट्स का फलादेश देखा और सामने वाले को सजेस्ट कर दिया। सामने वाले के लाइफ के सारे इवेंट्स आपको पता चल जाएंगे एक रेडी रेफरेंस के फॉर्म में। इसलिए आपको ये एक्सेल शीट दी जाएगी जो हम साथ साथ कोर्स में क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको अपने नोट्स क्रिएट करने हैं यहाँ पे, और वो कैसे करने हैं मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। सबसे पहले आज यहाँ पे हम सूर्य को स्टडी करेंगे हर भाव में एरीज लगन में, लेकिन उसके पहले नोट्स क्रिएट कैसे करने वो आप समझ लीजिए। नोट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 12 कॉपी बनानी है। 12 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, 12 रजिस्टर आपके पास होने चाहिए। 100 to 150 पेजेस का एक रजिस्टर होगा। ये 12 रजिस्टर 12 लग्नों के लिए है, एरीज से लेके मेष से लेके पाइसेस मीन तक 12 लगन होते। हर लगन का एक सेपरेट रजिस्टर बनेगा फलित में। अब आपने एरीज का रजिस्टर बना लिया, हम एरीज की स्टडी कर रहे हैं, मेष लगन की स्टडी कर रहे हैं। आखिरी के जो 20 से 25 पेज होंगे वो आपको छोड़ देने हैं। वहां पे मैं आपको हर लगन के बारे में कुछ स्पेशल बताऊंगा, वो आपको पीछे लिख लेना है। और जो मेन शुरुआत के जो आपके पेजेस हैं वहां पर आप हर भाव में हर प्लैनेट का फलादेश लिखेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एरीज लगन है और सूर्य फर्स्ट भाव में बैठा हुआ, तो मैंने उसका आपको फलादेश बताया कि एरीज लगन में सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो आपको एक बोल्ड और अट्रैक्टिव डोमिनेटिंग पर्सनालिटी देखने को मिलेगी। तो आप क्या लिखेंगे? सन इन फर्स्ट हाउस, एरीज लगन है, बोल्ड एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, dominating and sometimes rude behavior. सक्षम ये साथ साथ आपने फलादेश सक्षम साथ साथ हम जो कुछ बता रहे हैं, आप में से जिन जिन लोगों का है, जिनको ज्योतिष अपनी कुंडली पता है, डेफिनेटली आप वो रेक्टिफाई कर सकते हैं और आप चैट बॉक्स में हैंड रेज कर बता सकते हैं यस मेरा ऐसा ही है। वो अभी सर हम एक्सेल शीट फॉर्मुलेट करेंगे उसमें। अच्छा ठीक है, तो सबको आ जाए। अब ये आपने क्या लिखा? ये आपने लिखा फलादेश, ठीक है। अब फलादेश के नीचे आपको लिखना है रीजन। हिंदी में भी लिख सकते हैं, अगर आप हिंदी में समझते हैं तो हिंदी में लिखिए, और मैं कोशिश करूंगा हिंदी में ही बताने की। रीजन ये ऐसा क्यों? सन इज exalted in first house, एरीज लगन की बात हो रही। फ्रेंड, नेचुरल फ्रेंड ऑफ मार्स। तो रीजन पता होना चाहिए। रीजन पता होगा तो आगे जाके प्रेडिक्ट कर पाओगे। फलादेश से तो आप किसी का हॉरोस्कोप पढ़ के उसे बता सकते हो उसकी लाइफ में क्या क्या होगा, कब कब क्या क्या होगा, कौन सा प्लैनेट क्या रिजल्ट देगा। लेकिन आगे जब आप प्रिडिक्शन करना चाहते हो तो फिर रीजन आपको समझना होगा। व्हाई? इस तरह से आपको नोट्स बनाना। में और भी चीजें आएंगी वो हम देखेंगे। फिर ऐसे ही आ जाएगा सन इन सेकेंड हाउस, और ये आप लोग लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में
और मैं यहाँ पे ऊपर इसको फॉर्मुलेट करता जाऊंगा। सन इन फर्स्ट हाउस, सन इन सेकेंड हाउस, सन इन थर्ड हाउस, फिर मून इन फर्स्ट, मून इन सेकेंड, मून इन थर्ड, और ये एरीज लगन की बात हो रही है। ऐसी 12 लग्नों का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नोट्स इस तरीके से बना। नोट्स कैसे बनाने, किसी को कोई डाउट है? डाउट तो पूछिए, क्योंकि देखिए फलित जो है वो रिकॉर्ड, मतलब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो फलित करने का कोई मतलब नहीं। मैं एक बार सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूं और उसके बाद जिनको अभी तक मैंने नोट्स क्रिएट करना बताया है उसमें कोई डाउट है तो आप हैंड रेस करेंगे। और इस एक्सेल शीट के भरोसे मत रहिएगा, ये देने के पहले भी हम नोट्स चेक करेंगे कि किसने नोट्स बनाए हैं। जिसने नोट्स बनाए उन्हीं को एक्सेल शीट का एक्सेस दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे एक्सेल शीट मिल जाएगी तो नोट्स हम क्यों बनाए। ये चीज देखी जाएगी। कोर्स चालू होने से पहले ही आपको बताया जा रहा है, अगर आपके नोट्स बने होंगे तो एक्सेल शीट का एक्सेस आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पारुल जी। सर मुझे समझ में नहीं आया कि हम लोग मतलब जो एक नोट बड़ी कॉपी लेंगे उसमें ये फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस वैसे ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, ड्रॉ आप कर सकते हैं कुंडली, और वहां पे जैसे मेष लगन की कुंडली में सन इन फर्स्ट हाउस, तो आप वहां पे सन लिख दीजिए कुंडली के अंदर, ब्लैंक कुंडली के अंदर। वो भी कर सकते हैं। और नॉर्मली भी जैसे आपका ये पेज है, ये आपका पेज है, हाँ। ये एरीज लगन की कुंडली है, तो एक पेज पे आपने लिख दिया सन इन फर्स्ट हाउस। हाँ। और फिर उस पेज में सन इन फर्स्ट हाउस की सारी डिटेल आपको लिखनी बस। ओके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक पेज में लिखेंगे, पर फिर बाद में सेकंड पेज होगा तो सेकंड हाउस का सब कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। ओके, आई गॉट इट। ओके, थैंक यू सर। और दूसरा, आपके नियर एंड डियर में जिनका भी मेष लगन, जैसे अगर हम मेष लगन पे काम कर रहे हैं तो नियर एंड डियर में जिसका भी मेष लगन आपको मिले, उनकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो भी मेष लगन के रजिस्टर में आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास एक पूरा डेटा आ जाएगा और प्रिडिक्शन आपकी बहुत स्मूथ हो जाएगी। क्या आपको सब पता है कि हाँ मेष लगन, सूर्य 5वें भाव में, ये चीजें होंगी। मैंने 6 हॉरोस्कोप्स में देखा, उन 6 हॉरोस्कोप्स का डेटा मेष लगन के रजिस्टर में आपके पास होगा। इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। तो अभी क्रिएट करेंगे, सन का हम फलादेश करेंगे एरीज लगन में 12 भावों में। आप लोग, बहुत सारे लोग, आपने रजिस्टर आपके पास होंगे क्योंकि हमने इंटर एस्ट्रोलॉजी में ये चीज डिस्कस करी थी कि कल से आपको रजिस्टर लेके आना है। तो बहुत सारे लोग रजिस्टर लाए हैं। आप लोग रजिस्टर में नोट डाउन करना चालू करिए और मैं एक्सेल शीट में नोट डाउन कर रहा हूं। और फिर आप ही के रजिस्टर में जो आपने नोट्स क्रिएट करे हैं वो सबको यहाँ पे दिखाएंगे, सबको देखेंगे और आप फिर उसी तरह से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। हेलो, आपको आवाज आ रही है? शिक्षम आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है, ठीक है ठीक है। तो एरीज लगन का रजिस्टर आप निकाल लीजिए और वहां पे सबसे पहले हम सन की पोजीशन डिस्कस करेंगे अलग अलग भावों में। अभी राशि में डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं अभी सिर्फ प्लैनेट्स का रिजल्ट आपको यहाँ पे बताऊंगा। राशि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। तो सन इन फर्स्ट हाउस एरीज लगन, इसका हम यहाँ पर
फलादेश करेंगे। जी क्वेश्चंस लेंगे 2 मिनट। सर थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है मेरे एंड पे, आपको वॉइस आ रही है प्रॉपर? यहाँ पे वीक नेटवर्क दिखा रहा है। नहीं Hello? आवाज क्लियर है सत्यम तुम्हारी, बिल्कुल क्लियर है आवाज, हर चीज विजिबल है। ओके चलिए। क्योंकि सूर्य मेष लगन में उच्च का होता है और लगन का स्वामी जो मंगल है वो सूर्य का दोस्त है, इसीलिए मेष लगन में जो सूर्य अगर पहले भाव में बैठा है किसी का भी, तो यहाँ पे हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी उस इंडिविजुअल की। थोड़ा मेरा सिस्टम इशू दे रहा है, टाइप प्रॉपरली नहीं हो रहा। हेल्थ उस इंडिविजुअल की बहुत अच्छी रहेगी। उसके साथ साथ वो इंडिविजुअल जो है वो स्वाभिमानी होगा, अपने लिए स्टैंड रखने वाला होगा। मेरे सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है, मैं यहाँ टाइप नहीं कर पा रहा हूं। एक मिनट में कैमरा ऑफ करके देखता हूँ। सर मेरे सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है, ये यहाँ प्रॉपरली टाइप नहीं हो रहा, तो अभी इसको रहने देते हैं एक्सेल शीट को। अभी आप नोट्स बनाइए। सत्यम वैसे बोल दो, कोई बात नहीं, आपकी आवाज हाँ, क्लियर है, हाँ, सब कुछ क्लियर है। वो सोचता है सिस्टम में कुछ हैंग हो रहा हो, वैसे क्लियर है सर, है ना? कैमरा भी बंद बोल किया दो। हुआ है। तो हेल्थ इस इंडिविजुअल की बहुत अच्छी होगी, स्वाभिमानी होगा, ये अपने लिए स्टैंड लेने वाला होगा। इसकी एवरेज हाइट होगी, ये लिखिए एवरेज हाइट। चेहरे पे एक डिवाइन ग्रेस जिसे बोला जाता है परम तेज, चेहरे के ऊपर एक डिवाइन ग्रेस होगा, इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, और जब भी ये व्यक्ति कुछ बोलेगा तो सामने वाला इसकी बात मानेगा, यानी कि स्पीच में डोमिनेंस। इनके जो बच्चे होंगे ऑफस्प्रिंग, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, उनमें करेज बहुत ज्यादा होगा, हाई एम्बिशन होगा, और बच्चों से इस पर्टिकुलर पर्सन को फायदा मिलेगा। ये फलादेश है अगर मून सॉरी आपका सन फर्स्ट हाउस में। ऐसे पचोड़ में पढ़ना नहीं। फिर इसके बाद ये तो हो गया पॉजिटिव। अब जो थोड़ा सा नेगेटिव इसमें प्रभाव मिलेगा वो किस किस एरिया में है? फीमेल्स डेली वेजेस
और मैरिज लाइफ, इनमें थोड़े बहुत इनको ऊंच नीच देखना पड़ेगा। यानी कि फीमेल से इनको उतना फायदा नहीं मिल पाएगा, डेली वेजेस में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और मैरिज लाइफ में उतार चढ़ाव इनका चलता रहेगा। वाइफ अगर मेल है और हस्बैंड अगर फीमेल है, तो यहाँ पे उनका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा। मतलब फॉर मेल्स उनकी जो वाइफ होगी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगी, और फीमेल्स के लिए उनका हस्बैंड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे शास्त्रों में ये बोला गया है कि ये चीज ज्यादा एप्लीकेबल है फीमेल्स के लिए। मतलब अगर आप मेल हैं और आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो वाइफ एवरेज होगी, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगी। फिर स्पेशली मेल्स के लिए बोला है आपकी वाइफ आपके मुताबिक उतना ज्यादा नहीं चलेगी। मतलब जैसा आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ आपके साथ बिहेव करे, पूरा का पूरा वैसा बिहेवियर वाइफ का नहीं होगा। ये फलादेश है अगर एरीज लगन में सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है। अब आ जाइए एरीज लगन सूर्य सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में शास्त्रों ने सबसे पहले लॉजिक दिया है कि सूर्य सेकेंड हाउस में अपने शत्रु शुक्र की राशि में बैठा है। सन एंड वीनस आर एनिमीज। तो यहां पे शास्त्र ये बोलते हैं कि सूर्य अपने शत्रु शुक्र की राशि में बैठा है। तो रीजन में लिखिए कि यहाँ पे सूर्य शुक्र की राशि में बैठा है एंड सन एंड वीनस आर एनिमीज। अब इससे होगा क्या? एरीज लगन में अगर सूर्य सेकेंड हाउस में बैठा है तो आर्थिक मामलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर यहां पे शास्त्र ये भी बोलते हैं कि सेकेंड हाउस में अगर सूर्य बैठा है तो फैमिली लाइफ में मन मुटाव बना रहेगा। संतान पक्ष से परेशानियां आएंगी, यानी कि आपके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनसे आपको परेशानी आएंगी। और विद्या अध्ययन में कमी बनी रहती है, यानी कि एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। ये फलादेश है सूर्य अगर सेकेंड हाउस में बैठा है तो। सक्षम सर जी, ये जो हम बात कर रहे हैं ये कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बात कर रहे हैं। मेष लगन, हाँ मेष लगन में सेकंड हाउस में वीनस तभी आएगा। लाइक अगर और कोई जिसमें अगर लग्नेश, अच्छा मेष लगन की बात करें, हाँ वृष लगन। सॉरी। अब इसको आगे कंटिन्यू करते। अगर सेकेंड हाउस में सूर्य बैठा हुआ है तो उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में। ये लॉजिक है शास्त्रों में जो दिया है। उस अष्टम भाव पे दृष्टि जब पड़ेगी तो अष्टम भाव में जो राशि है वो है मंगल की, वृश्चिक राशि। तो शास्त्रों ने ये बोला है कि सूर्य की दृष्टि अपने मित्र मंगल की राशि पे पड़ने से अष्टम भाव के जो सिग्निफिकेशंस हैं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि ये व्यक्ति दीर्घायु होगा, इसकी आयु लंबी होगी। आर्कियोलॉजी की फील्ड में ये अच्छा कर पाएगा और इस व्यक्ति को आकस्मिक यानी कि एकदम से धन की प्राप्ति हो जाएगी।
अब इसमें शास्त्रों ने लॉजिक क्या दिया है, लॉजिक पे फोकस करिए। सूर्य मेष लगन में जब दूसरे भाव में होगा तो दूसरे भाव में क्योंकि शुक्र की राशि है तो वहां से रिलेटेड रिजल्ट खराब होंगे, लेकिन सातवीं दृष्टि मंगल की राशि पे पड़ रही है अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव से रिलेटेड शुभ फल मिलेंगे। ये रीजन है, ये रीजन आपको नोट डाउन करना है। चलिए, सूर्य मेष लगन में अगर तीसरे भाव में हुआ तो क्या होगा, शास्त्र क्या कहते हैं? सर सेक्शन सर, इसमें खाली एक ही दृष्टि की हम डिस्कस करेंगे। सॉरी मैं मंगल से करती हूँ, सॉरी। सूर्य की एक ही दृष्टि होगी। अगर सूर्य तीसरे भाव में बैठा है तो वो अपने मित्र बुध की राशि में बैठा है। ये रीजन है, लॉजिक। तो इससे होगा क्या, जो भी जातक है उसको विद्या यानी एजुकेशन और इंटेलिजेंस में विशेष रूप से फायदा मिलेगा। मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा और एजुकेशन भी उस व्यक्ति की बहुत अच्छे लेवल पर होगी। साथ साथ पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम, फिर शास्त्रों में एक रीजन दिया है, यहां एक लॉजिक दिया है कि यहां से थर्ड हाउस से हम एक हॉरोस्कोप लगाते हैं ना, ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। सर, आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है? मेरे सिस्टम में सॉफ्टवेयर भी ओपन नहीं हो रहा। तो मेरे फ्रेंड का सिस्टम है ये, मेरा सिस्टम आज मेरे पास है नहीं। हाँ, आप वो ओपन करोगे पराशराज लाइट? मैं ले सब लोग थोड़ा सा ये कह रहे हैं सक्षम कि थोड़ा स्लो चलो चल, क्योंकि हम लिख नहीं पा रहे हैं। उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि ये रिकॉर्डेड, ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं और ये आज रात को ही मैं अपने यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। डॉक्टर नागेश शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और तो सर कल वापस से रिपीट करेंगे सर? तो नहीं, वो रिपीट कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो सक्षम कोई कुंडली बनानी है अभी? हाँ, कोई रैंडम कुंडली, उसको मेष लगन से कर दीजिए। अच्छा, अभी की कुंडली बना लेते हैं, क्या बनती है? हाँ, अभी प्रश्न निकाल दीजिए। हाँ, उसको फर्स्ट से कर दीजिए। चलिए, अब यहाँ पे सूर्य अगर थर्ड हाउस में, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है सभी को? नहीं, अगर सन तेरा नहीं दिखेगा, मेरा दिखेगा कर्सर। अच्छा, ठीक है। सन अगर यहाँ बैठा है थर्ड हाउस में, तो यहां से सातवीं दृष्टि किस पे पड़ेगी? नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस में गुरु की राशि है जुपिटर। जुपिटर एंड सन आर फ्रेंड्स। तो शास्त्रों ने ये लॉजिक दिया है यहाँ पे कि सूर्य की सातवीं दृष्टि भाग्य और धर्म भाव पे पड़ेगी, जो इसके मित्र गुरु की है। इसीलिए ये व्यक्ति भाग्यशाली होगा, धर्मात्मा होगा,
दानी होगा और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा तीर्थ यात्रा करने वाला होगा। धर्म पालन ये व्यक्ति करेगा और उसके साथ साथ भाग्य हमेशा इस व्यक्ति का साथ देगा। फिर आपके लिए एक बहुत और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां शास्त्रों में बोला है कि तीसरे भाव में यहां पे एक गर्म स्वभाव का ग्रह बैठा है, यानी कि सूर्य एक हॉट और फायरी प्लैनेट है। तो जब सूर्य तीसरे भाव में आता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और ये सूर्य जातक को भी अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति बनाएगा और उसकी वाणी में तेजी लाएगा। मतलब बहुत शार्प आपकी वाणी होगी, आपकी वाणी लोगों को प्रभाव करने वाली होगी। और एक और फलादेश यहां पर है कि थर्ड हाउस में अगर सूर्य है तो आपको अपने सिबलिंग से भी फायदा होगा मेष लगन के लिए। मेष लगन में अगर थर्ड हाउस में सूर्य है। चलिए अब एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु फर्स्ट हाउस में है मेष लगन में, तो हम राहु का डिस्कस करते हैं, ठीक है? और बाकी सूर्य का आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अगर मेष लगन है आपका और लगन में राहु है, जैसे कि इस कुंडली में, तो उससे क्या होगा? यहाँ पे शास्त्रों ने बोला है राहु और मंगल शत्रु। तो मेष लगन में अपने शत्रु की राशि पर अगर राहु पहले भाव में बैठा है तो इस व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य बहुत ही खराब होगा। मतलब शारीरिक सौंदर्य में कमी होगी और हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। कोई ऐसा है तो प्लीज चार्ट बॉक्स में लिख सकता है। सर इसके नोट्स बनाने हैं क्या अभी राहु के, क्योंकि सन का कंप्लीट नहीं हुआ था, इससे मैं पूछ रहा हूँ। वैसे कल वापस से रिपीट करेंगे, नई भी बना रहे तो कोई इशू नहीं। ओके। फिर यहाँ पे शास्त्रों ने लॉजिक दिया है, क्योंकि मंगल एक मेलेफिक और क्रूर ग्रह है, इसीलिए उसकी राशि पर जब राहु बैठेगा तो ये बंदा सेल्फिश होगा, अपने फायदे के लिए झूठ, फरेब और गुप्त युक्तियों का, यानी कि सीक्रेट चीजों का प्रयोग करेगा। और इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अब सर मैं एक मिनट शेयर करता हूं एक्सेल शीट दिखाने के लिए, ताकि सबको समझ में आए। जैसे हम अभी सूर्य का डिस्कस कर रहे थे, देखिए सूर्य का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भाव में यहाँ पे सब आएगा और फिर वैसे ही राहु का यहाँ यहाँ यहाँ, अभी हमने फर्स्ट हाउस का डिस्कस किया है तो यहाँ पे ये सब आएगा। लेकिन इसके भरोसे आपको नहीं रहना, नोट्स अपने क्रिएट करने। किस किसने लिखा है अभी?
एक मिनट में पहले सबके हैंड डाउन कर देता हूँ, क्योंकि पहले के भी जी। अब हैंड रेस करिए, किस किसने लिखा है। जी अनुश्री जी। जी सर। मैम आप दिखा सकते हो? हाँ दिख विजिबल होगा सर? हाँ ओके, विजिबल वैसे तो नहीं है, चलिए बट आप पढ़िए एक बार, आपने क्या लिखा है। Surya in first house, हाँ जी। bold, dominant and attractive personality. Okay. Sometimes rude behavior. Reason, Sun is exalted in first house and natural friend of Mars. Good health of individual, स्वाभिमानी होगा, अपने लिए स्टैंड रखने वाला होगा, एवरेज हाइट होगी, चेहरे पर डिवाइन ग्रेस होगा, इंटेलिजेंट, जब भी कुछ बोलेगा तो सामने वाला इसकी बात मानेगा, स्पीच डोमिनेंट होगी, इसके ऑफस्प्रिंग इंटेलिजेंट होंगे, करेजियस होंगे, हाईली एम्बिशियस, बच्चों से पर्टिकुलर पर्सन को फायदा होगा, फीमेल्स डेली वेजेस एंड मैरिड लाइफ, इसमें उतार चढ़ाव मिलेगा इनको, अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों, अगर स्पाउस वाइफ है या हस्बैंड है तो उनकी अट्रैक्टिव अपीयरेंस नहीं होगी, मोस्टली जिनका मेल्स के लिए मोस्टली एवरेज वाइफ मिलेगी, और मेल्स के लिए वाइफ उनके हिसाब से नहीं चलेगी। नेक्स्ट बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे मैं आपको मेष लगन में अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा क्यों बोला गया है कि स्पेशली फीमेल्स जो होंगी, मतलब अगर किसी मेल का सूर्य पहले भाव में बैठा है तो उसको अट्रैक्टिव वाइफ क्यों नहीं मिलेगी, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि सन जो है वो एक मैस्कुलिन प्लैनेट, और मैस्कुलिन प्लैनेट की 7th हाउस पर दृष्टि, तो वाइफ या स्पाउस जो होगी उस पर थोड़े से मैस्कुलिन फीचर्स हो सकते हैं। यही अगर मून होता, वीनस होता, फेमिनिन प्लैनेट्स, तो वाइफ का फिजिकल अपीयरेंस अट्रैक्टिव हो जाता। तो ये भी लॉजिक लिख लीजिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से कोर्स जाएगा और किस किस तरह से आपको चीजों को फॉलो करना है, कैसे कैसे लिखना है, और इस कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको समझ में आ गया। अभी कुछ लोग इस सेक्शन मैसेज आए हैं कि उनका नेट स्लो चल रहा है सर, हम कुछ लिख नहीं पाए हैं। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप गूगल पर जाएंगे, डॉक्टर नागेश तनवर लिखेंगे, आपको सिर्फ पूरे पेज के ऊपर मेरा ही, चाहे वो फेसबुक अकाउंट है, चाहे वो यूट्यूब अकाउंट है, चाहे वो इंस्टा है, सब आपको मेरा ही नजर आएगा। तो यूट्यूब पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सारे अपडेट्स वहां मिल जाएंगे आपको। और मेरे यूट्यूब चैनल पे वैसे तो 1500 से ऊपर वीडियोस हैं, लेकिन जो ओपन छोड़े हुए हैं हमने वो कम से कम 400 प्लस वीडियोस हैं। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं, वहां सारे ही चीजें नॉलेजेबल आपको मिलेगी। तो फॉलो कर लीजिए डॉक्टर नागेश तनवर मेरा यूट्यूब चैनल, वहां पर आज ही रात को ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यस जी। सो अब हम कल से चालू करेंगे मेष लगन। आपको आज नोट्स कैसे क्रिएट करने, फलादेश कैसे दिया जाएगा, उसका पूरा बेसिक समझा दिया गया है। 12 कॉपी रेडी होनी चाहिए कल तक, और जितना अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे, आप देखिए आपने अभी हमने 3-4 चीजें डिस्कस करी और आप कितना कुछ जान गए हैं मेष लगन में सूर्य और राहु के बारे में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप जितना अच्छा नोट्स क्रिएट करेंगे उतना ही प्रिडिक्टिव कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कोर्स कल से चालू हो रहा है, बाकी डिटेल्स जो है वो सर आपको अभी देंगे और फिर हम Q&A लेंगे। सक्षम मुझे 1 मिनट दो बस, तब तक आप कंटिन्यू करो, मुझे 1 मिनट दे दो बस। ठीक है,
तो Q&A चालू करते हैं। जिसका भी क्वेश्चन हो आप हैंड रेज कर सकते हैं। सुनीता जी। हेलो सर। हेलो। राधे राधे। सर मैं ये कह रही थी कि मेरा दूसरा भी प्रोफेशन है पार्लर, तो मैं मतलब मोस्ट ऑफ बाहर रहती हूँ, तो मैं आपका दूसरे दिन रिकॉर्डिंग सुन के अपनी नोटबुक बनाऊं तो चलेगा ना सर? फिर डाउट्स आप कैसे पूछोगे? फिर अगर मुझे कोई डाउट होगा तो सेकंड डे मैं क्या करती हूँ ना कि आप जैसे आज आपका मैंने क्लास सुना और नेक्स्ट डे फिर वापस वो रिकॉर्डिंग सुन के मैं नोट बना पाती हूँ। आप जैसे बोलते जाते हो ना वैसे मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लिखना, इसीलिए मैं नेक्स्ट डे बनाना पसंद करती हूँ। तो क्या कर आराम सकते से हैं मैं बैठ के, है ना? वैसे ओके। कंफर्टेबल है तो कर सकते हैं। हाँ मुझे वही आता है, मतलब मैं ऑन द स्पॉट लिख नहीं पाती हूँ, मैं सेकंड डे आराम से आपका वीडियो देखकर और अपने नोट्स बना सकती हूँ, कर सकते हैं, इसलिए। कोई इशू नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर। अनिल जी। हाँ सर, सर पहला तो वही था कि नोट्स में ना थोड़ा बहुत स्पीड में लिखने को नहीं हो रहा है इतना। सर थोड़ा थोड़ा आज तो हाँ ये डेमो सेशन है। हाँ चलो। और सर बीच में ऐसा कुछ रहेगा कि हम लोग सन का अभी ले रहे 1 to 12 में, तो बीच में ऐसा कुछ राहु का या ऐसा देखेगी या वही नहीं सन का ही चालू रहेगा? एक प्लैनेट कंप्लीट करके फिर दूसरा। ओके हाँ सर, इसलिए सोच रहा था कि कैसे लिखना फिर दूसरा कुछ है तो। ये तो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन करेक्ट। कैसा, क्योंकि ये हाँ थोड़ा अलग कोर्स है और फर्स्ट टाइम ज्योतिष में इस तरीके से सिस्टमैटिक फॉर्मेट में ये ऑफर किया जाए, हाँ फर्स्ट टाइम। ठीक है सर। सुजिन कुमार। नमस्ते हाँ जी सर, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ। सर मैं थोड़ा नोट नहीं कर पाया, लेकिन आज ही मैं क्लास ज्वाइनिंग किया हूँ सर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। एक्चुअली ऐसा मैं क्लास कभी देखा नहीं, तो मैं कल से पूरा नोट लिख दूंगा सर। और मेरे हाथ में छोटा सा बच्चा था, पूरा मैं नहीं लिख पाया। बिल्कुल कोई इशू नहीं है। देखिए एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में इस तरह फलित ज्योतिष की क्लास इस तरह से पहली बार ऑफर की जाती है। और गुरुजी बहुत सारा अमाउंट वगैरह लेके भी ऐसा क्लास नहीं किया था कि नहीं देखा हूँ। आज पहली बार मैं परमेश्वर के दया से या भगवान की दया से मैं आपसे जुड़ा हूँ। जी बिल्कुल, आज से बिल्कुल कनेक्ट रहूँ। डॉक्टर मधुर बत्रा जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर मुझे ये पूछना था कि हमें कैसे पता लगता है कि कोई भी मतलब लग्न में कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड होगा और कौन सा डेबिलिटेटेड होगा? वो आपको बताया जाएगा। और वैसे अगर आपने बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं किया है तो हमारा एक कोर्स है बेसिक एस्ट्रोलॉजी का 499 रुपीज का, उसके पहले 3-4 वीडियोस देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। ओके तो सर ऐसा होता है कि जो प्लैनेट एक्सॉल्टेड है तो वो मान लीजिए किसी भी लग्न में तो वो अच्छा ही फल देगा, ऐसा तो नहीं है ना? वो कभी बेकार भी दे सकता है, अगर वो डिपेंड करता है कि वो कौन से वही हाउस। चीज तो हम फलित में डिस्कस करेंगे मैम, वही तो फलादेश है। हाँ जी चलो सक्षम जी। ये हमारा जो फलित ज्योतिष का जो नया कोर्स है ये हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें कम से कम हम आपको 25 क्लासेस देने वाले हैं। और जैसा कि सक्षम ने आपको बताया कि यहाँ पर हर चीज आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपसे नोट्स भी बनवाए जाएंगे। देखिए जिंदगी में अगर आपने एक बार मेहनत कर ली ज्योतिष में तो पीछे मुड़ के जिंदगी में नहीं देखोगे आप। हमने भी किसी टाइम में इस तरह मेहनत कराई गई थी और उसी का आज तक रिजल्ट हम एक बेनिफिट उसका ले रहे हैं। तो आप सभी इनवाइटेड हैं। इसकी हमारे फलित ज्योतिष की क्लासेस जो है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हफ्ते में 3 दिन हुआ करेंगी। इसके पीछे भी लॉजिक है कि हमने क्यों हफ्ते में 3 दिन बनाया है। ये पुराने स्टूडेंट जो हैं जिनको थोड़ी सी डांट पड़ चुकी है उनको पता है, ठीक है। टाइम हमारा 9 बजे रहेगा और जिसका एनर्जी एक्सचेंज
पहले तो हमने 6999 रखा था, लेकिन जब ये बैनर बनकर आया मैंने कहा सक्षम नहीं, 1000 रुपये और हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 5999 प्लस GST के साथ हम इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। ओके, और ये हमारा लगभग कम से कम ये 25 क्लासेस हम इसमें आपको देने वाले हैं। 25 के कब 27 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, है ना, वो आप सभी जानते हैं। सर और वो वैसे ये ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है, लेकिन फर्स्ट क्लास कल भी रहेगी इसमें। कल भी रहेगी। इस हफ्ते सैटरडे को हम थोड़ा बिजी हैं, तो इसलिए फ्राइडे को क्लास कर रहे हैं, यानी कि कल से कोर्स चालू। तो दूसरा, जो लोग भी हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, पुराने का मतलब है कि जो हमारे साथ इंटर एस्ट्रोलॉजी में थे, उनको सक्षम के कहने पर एक 1000 रुपीज का डिस्काउंट अलग से दिया जा रहा है। बोला सर ये स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, पक्के वाले हैं, और सबने जाहिर भी की थी कि सर हमें पढ़ना है। नहीं सर, वो कारण नहीं था, वो शायद मैंने आपको कारण नहीं बताया। अच्छा, 2 लोगों का मेरे पास फोन आया था। ओके, कि सर 1200 रुपए के तो रजिस्टर आए। अच्छा, ठीक है। और तूने बोला सबको कॉपी बनानी है, शायद ऐसा कुछ बोला था। कॉपियां बनानी है। हाँ। तो कोई लोग बोले थे सर बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, 1200 रुपए के रजिस्टर आए। मैंने कहा कॉपी तो बनानी पड़ेगी, भले ही हम वो ले लेते हैं, कम कर, यहाँ से कम कर देते हैं, लेकिन वो तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो आप सभी के लिए इसमें 1000 का डिस्काउंट और आपको दे रहे हैं। तो आपने 4999 प्लस GST के साथ फीस सबमिट करनी है, और सक्षम के साथ आप पूरा लगभग 1 महीना, 2 महीने, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, और जो फलित ज्योतिष में जो आप सीखेंगे, ये पक्का है कि अगर आप ये 2 महीने में ढंग से आपने पढ़ाई कर ली, तो किसी भी इंसान के बारे में आप बहुत सारी चीजें इन्हीं 2 महीने में सीख जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए रीजन के साथ। अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली आप देखिए किसी को भी लॉजिकली समझा सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है। और एक अच्छे कंसल्टेंट वही होता है उसके पास लॉजिक्स होना चाहिए। और ये बता दूं मैं आपको, ये लॉजिक को डिकोड करना कोई आसान काम नहीं है। क्लासिकल लिटरेचर में सिर्फ लिख दिया गया है कि ऐसा होता है, उन्होंने हर चीज डिकोड नहीं की है। ये जो हम डिकोड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि वाई, क्यों ऐसा हो रहा है कि सूर्य अगर 3rd हाउस में है तो आपका भाग्य को चमकाएगा, है ना, वहां लिख दिया गया है सिर्फ। तो यहां पर हम आपको रीजन के साथ बता रहे हैं, ताकि, क्योंकि अगर आपको रीजन पता होता है तो जीवन में आप कभी मार नहीं खा सकते। ठीक है, तो आइए आप सीखिए। हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, 9 बजे, लगभग 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटा हम पढ़ेंगे, और पूरा फलित ज्योतिष, एक एक भाव में एक एक प्लैनेट किस राशि का बैठा है, हम तो एक्सेल बनाएंगे, ये आपको बाद में दे दी जाएंगी, और ऐसी तरह से आपको प्रेडिक्शन लिखवाएंगे। धीरे धीरे जब आप प्रेडिक्शन को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप देखिएगा किसी भी कुंडली सामने आ जाए, आपके सामने रजिस्टर है, रजिस्टर को देख खोलो, जब तक याद नहीं हो रहा, और बता दो 20 चीज उसके बारे में, ऐसे बता दो, क्लाइंट वैसे ही फिदा हो जाएगा आपके ऊपर, अरे तुम्हें कैसे बता भाई इतनी सारी चीजें। तो ये है फलादेश। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे वर्गा चार्ट शुरू होंगे वो अलग है। अब जिन्होंने मैरिज किया होगा उनको पता है कि मैरिज अगर देखनी है तो नवांश कुंडली पे जाना ही पड़ेगा। और ये जो आपको रूल दिए जा रहे हैं, ये कैसे कैसे इकट्ठे किए हैं हमने, किन किन गुरुओं से पढ़कर इकट्ठे किए हैं, कौन से क्लासिकल लिटरेचर को डिकोड हमने किया है, और कितनी सारी कुंडलियों पर इनको लगाया है, ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो आपको जो मिल रहा है ना, ये समझ लीजिए मक्खन में से भी मक्खन निकाल कर हम आपको दे रहे हैं, मतलब एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में आपको दिया जा रहा है। और ज्यादा सक्षम बताया, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में कोई भी इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है। तो क्योंकि हम आपके लिए बहुत इजी करके लाने वाले हैं चीजें, तो इसलिए आपको दी जा रही है। तो हमने जो मेहनत करनी थी कर ली, उस मेहनत का जो एक्सट्रैक्ट है, जो निचोड़ है ना, वो आपको दे रहे हैं। सीखिए हमसे ज्योतिष, और सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हम फिर कह रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ोगे तो ज्योतिष हमारे लिए तपस्या की तरह है, हमारे लिए प्रार्थना की तरह है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है देने वाली। कल से हमारा स्विचवर्ड का कोर्स भी शुरू हो रहा है। वैसे तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, आप सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अगर कोई लोग चूक गए हैं तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल से हमारा स्टार्ट है, 25, 26, 27 3 दिन का हमारा कोर्स रहेगा।
जिसकी फीस है 1770 विद ऑल टैक्सेस। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 2 बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, 4 to 5:30 एंड 9 to 10:30 PM। तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। बाकी आने वाले दिनों में, दिसंबर में जो बम्बार्डमेंट होने वाली है हमारे कोर्सेज की, बहुत सारी चीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, नई नई मॉडलिटीज आपके लिए लेकर आए हैं। जुड़े रहिए और इस प्लेटफॉर्म पर आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज मिलने वाली, लॉजिक के साथ। यहाँ पर कोई भी बातें इलॉजिकल नहीं होने वाली, और हम आपको निचोड़ दे रहे हैं, बिल्कुल कितना एक्सट्रैक्ट वो मिल रहा है आपको। तो अभी कोई पूछ रहा है सर सिलेबस, हरप्रीत जी पूछ रही है। हरप्रीत जी बता तो दिया सिलेबस क्या है। यही सिलेबस है कि कुंडली के 12 भाव, जिनको 12 खाने बोल सकते हैं, 12 हाउस वो आप बोल सकते हैं, उनमें 9 ग्रह, 12 राशियां क्या क्या रिजल्ट देंगी, ये सारा डिस्कस किया जाएगा। एक एक प्लेनेट, एक एक हाउस में किस राशि में बैठा है, वो कैसा बिहेव करेगा, और ऐसा वो बिहेव क्यों कर रहा है, इसका लिए लॉजिक क्या है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। हम भी देखते हैं, अवेयर है, हम भी 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। लोग बता देंगे, वो किताबें पढ़ के, जी अच्छा लगन में सूर्य है, ये भरी पड़ी है, यूट्यूब भरा पड़ा है बुक्स, लेकिन लॉजिक कोई नहीं बताएगा। और जब तक एक कंसल्टेंट के लॉजिक क्लियर नहीं होंगे ना, जिंदगी में कभी आप स्टैब्लिश नहीं हो सकते, ये भी बता दूंगा। ठीक है सर, यूर वास्तु टाइमिंग 8:30। अच्छा वो ठीक है, हम मैनेज करेंगे उसको, 9:30 से करेंगे, है ना। वास्तु और कोई क्लैश नहीं होगा। 9 बजे लिखा है, उसको 9:30 कर लेंगे आगे जाके, ठीक है। या मैं 8 से 9 करूंगा क्लास, 9 बजे के बाद ये रहेगा, 8:30 से 9:30 मेरा वास्तु होगा, 9:30 से बाद में ये तैयार होगा, कोई टाइम क्लैश नहीं करने वाले, ठीक है। या सक्षम तो सभी इनवाइटेड है। और जी आपको कंसल्टेंसी लेनी है तो एक बार सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको मुझसे कांटेक्ट करवा देंगे और आपका स्लॉट शेड्यूल हो जाएगा। चलिए तो Q&A ले लेते हैं सब बाकी सारे, और प्लीज थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा आंसर नहीं दे पाऊंगा, मेरी तबीयत काफी खराब है। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि सक्षम जो बैठा था अभी वेबिनार लेने के लिए, इसको 102 फीवर था, 102 फीवर है जब इसने शुरुआत की थी। अभी 101 हो गया सर, 101 हो गया, ठीक है ना। वो बोला सर, मैंने कहा कोई बात नहीं, रहने दे, कल कैंसिल कर देते हैं, कल लेते हैं, या मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बोला नहीं सर मैं लूंगा। तो ये डेडिकेशन चाहिए ज्योतिष सीखने के लिए, पढ़ाने के लिए, करने के लिए, ठीक है। तो ये डेडिकेशन होगा तो हर कोई ज्योतिष सीख पाएगा। मैं फिर कहना चाहूंगा कि ज्योतिष हम उन्हीं को सिखाएंगे जो कैपेबल होगा। ये फिर बता देता हूँ, जो पुराने लोग हैं जानते हैं हमें, सक्षम ने मना कर दिया सर मैं नहीं पढ़ाने वाला आगे। कोई ऐसा कहेगा, सबको फीस मिलती है, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन ज्योतिष हमारे लिए तपस्या है, ज्योतिष हमारे लिए प्रार्थना है। ये विद्या उसी को जाएगी जो वाकई में डेडिकेटेड है, वाकई में सीखना चाहता है और कैपेबल है। हमारे पास पैसे कमाने के ना 50 कोर्स है मेरे पास, हम उससे ही पैसा कमा लेंगे अगर पैसा ही कमाना है तो। ठीक है, आप सभी जानते हैं इतनी सारी कोर्सेज हैं हमारे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मेरे 15 कोर्स तैयार पड़े हैं, टाइम नहीं मिल रहा पढ़ाने का, लेकिन फिर भी हमने ज्योतिष के लिए टाइम निकाला है, क्योंकि ज्योतिष पढ़ाना है। ठीक है, तैयार रहिए, सीख लीजिए। इतनी अच्छी फैकल्टी, इतने अच्छे भाव से, इतने अच्छे इंसान से ज्योतिष सीखने को पता नहीं कब मिलेगा फिर। नो डाउट अच्छे अच्छे लोग होंगे, लेकिन जो इंटेंशन हमारी है ना पढ़ाने की, जो डेडिकेशन हमारे में है देने की, वो नहीं मिलेगी आपको। हर बंदा नहीं देता, वो कहता है मेरे रिसर्च में क्यों। हम कभी कुछ छुपाते नहीं, इतना तो आपको समझ में आ गया। तभी एक एक स्टूडेंट हमारे साथ 15-15, 20-20, 25-25 कोर्स, 30-30 कोर्स। हे भगवान, मैं तो कहता हूँ भाई कहीं और भी पढ़ाया करो, पता तो लगे हमने कैसा पढ़ाया है। बोला सर देखने की जरूरत ही नहीं कहीं और। ठीक है, तो पढ़ लो, मतलब कहने का मतलब इतनी अच्छी सिस्टम, इतने प्यार से पढ़ाता है, इतने भाव से पढ़ाता है ना। अपना सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं, पढ़ लो। चलो सक्षम ले लो क्वेश्चन जी। सुवजीत जी, एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी क्लास में आ जाइए, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है सक्षम की। ये तो बस क्योंकि वेबिनार करना था तो कर लिया। जय श्री कृष्ण सर। जय कृष्ण सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सभी लग्नों पे 3 नक्षत्र प्रेडिक्शन होता है, तो
सभी ग्रहों में ग्रह के अंदर तो नक्षत्र तो होता है, तो नक्षत्र वाइज प्रेडिक्शन ओ भाई मिलेगा? अरे भाई मेरे, तू पता है क्या बात पूछने जा रहा है सुरजीत मेरे भाई? तू इतना डीप चला गया, इतना डीप जाने के लिए ना कम से कम आपको 2 साल का प्रैक्टिस चाहिए। अभी आपको भाव की प्रेडिक्शन समझ में आ जाए तो बहुत गनीमत है। आप भाव से भी नक्षत्र की प्रेडिक्शन चाह रहे हो, अभी पहले भाव सीख लो भाई, प्लैनेट सीख लो, नक्षत्र प्रेडिक्शन भी सिखा देंगे। आप कैपेबल तो बनो। आप तो नक्षत्र की बात कर रहे हो, हम आपको नक्षत्र के 4 चरण की प्रेडिक्शन दे देंगे। समझ रहे हो बात को? 4 चरण, उसकी भी प्रेडिक्शन बता देंगे। आप कैपेबल तो बनो। अभी आप में से कोई कैपेबल नहीं, अभी आप में से सिर्फ सारे लोग इतने कैपेबल हुए हैं कि आप भाव में राशि और प्लैनेट को डिकोड कर सकें, उसका ज्ञान ले सकें, उतने ही कैपेबल हो आप। उसके बाद नक्षत्र, उसके बाद नक्षत्र के चरण, तभी तो कहते हैं ना ज्योतिष नेवर एंडिंग गेम है। लेकिन स्टार्ट तो करो। नक्षत्र पद्धति करके एक सेपरेट टॉपिक है वैदिक के अंदर, नक्षत्र पद्धति बोला जाता है, पर वो आप समझ नहीं पाओगे अभी इस लेवल पे। हम तो सिखाने के लिए बैठे हैं आपकी। देखिए हमें सिखाने में कुछ नहीं है, हमारे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन आपकी झोली छोटी है। आप झोली बड़ी करते रहो, हम देते रहेंगे, और ज्योतिष देंगे भी उसको जो कैपेबल होगा, ऐसे नहीं बैठाने वाले। ये भी ध्यान रख लेना। पढ़ना पड़ेगा, हमारे साथ बैठना है तो सीखना पड़ेगा। चलो ठीक है सक्षम, कोई नहीं, रेस्ट कर तू, है ना? चलो ठीक है, आज सेशन ये रखते हैं, बाकी क्लास में डिस्कस करते हैं। ऑल आर वेलकम, आइए सीखिए। और पेमेंट डिटेल आपको सुबह मिल जाएगी, नहीं तो आप सभी पुराने स्टूडेंट हैं ज्यादातर, मोस्टली आपको पता है पेमेंट कहाँ करानी है। ओके, तो एग्जैक्ट अमाउंट आपको कल मिल जाएगा, और पेमेंट कराइए और क्लास में एनरोल कीजिए, ठीक है? और जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता कहाँ पर पेमेंट करानी है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास मेरा मोबाइल नंबर ना हो तो गूगल पे डॉक्टर नागेश शर्मा लिख लीजिएगा, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है? चलो जी, थैंक यू। जय श्री कृष्ण और सभी को। स्पेशल थैंक्स टू सक्षम कि इतने फीवर के बावजूद भी इसने डेडिकेटली ये सेशन को लिया है। ये होती है ज्योतिष के लिए डेडिकेशन, ठीक है? सभी जय श्री कृष्ण बोलिए। सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया, प्लीज जोर से। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर सक्षम सर को जल्दी हेल्थ ठीक हो जाए। अरे हो जाएगा, इसे पढ़ा के तो फिर भी ठीक हो गया है। जब मैंने इससे बात की तो बोला नहीं जा रहा था, मैं कहा कैसे बोलेगा, बोला सर ज्योतिष है, अपने आप अंदर से निकलता है। ये डेडिकेशन चाहिए। अगर ये डेडिकेशन होगी तो डेफिनेटली आप ज्योतिष में आप कोई पीछे नहीं रह सकता, ठीक है? चलो थैंक यू, ऑल आर वेलकम एंड जय श्री कृष्ण टू ऑल।